उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में जहां सुबह की शुरुआत ताजी हवा और मिट्टी की खुशबू से होती थी, वही एक साधारण से परिवार में एक लड़का बड़ा हो रहा था जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की आवाज बनने वाला था। वो गर्मियों का दिन था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये लड़का अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में एक छोटा सा चौराहा था जहां अक्सर गांव के लोग इकट्ठा होते थे, मगर उस दिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। एक जगह भीड़ लगी थी और बीच में एक दलित समाज से आने वाले एक बुजुर्ग को कुछ अपर कास्ट के लोग डांट और उनकी बेइज्जती कर रहे थे। उस बुजुर्ग आदमी की गलती बस इतनी सी थी कि उन्होंने एक हैंडपंप से अपने लोटे में पानी भर लिया था जिसे अपर कास्ट के लोगों के लिए बनाया गया था। उस लड़के ने ये सब पहली बार इतनी नजदीक से देखा था। इस घटना को देखकर उसके दोस्त डर के मारे वहाँ से भाग गए, लेकिन वो लड़का वहीं रुक गया। उसकी आंखों में सवाल और दिल में गुस्सा उबल रहा था। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा, अगर ये गलत है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या सबको डर लगता है या फिर सबने इस जुल्म को स्वीकार कर लिया है? अचानक उसने देखा कि उन लोगों में से एक ने उस बुजुर्ग को धक्का दे दिया, जिस वजह से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके हाथ से लोटा दूर जा गिरा। ये देखकर वो लड़का आगे बढ़ा और बड़े लोगों के सामने खड़ा हो गया। उसने डरे हुए मगर साफ आवाज में कहा, पानी पीना गलत कैसे हो सकता है? आप लोग इन्हें क्यों मार रहे हैं? वहाँ खड़ी भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का ऐसे सवाल करेगा, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसे डांटते हुए कहा, तू छोटा है, तुझे समझ नहीं आएगा, यहाँ से चला जा। लड़के को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन सच्चाई साफ दिख रही थी। वो पीछे नहीं हटा। उसने उस बुजुर्ग को उठाया और उनका लोटा वापस ला कर दिया। रात को घर लौटने पर उसने अपने पिता से पूछा, अगर हम सब इंसान हैं तो कुछ लोगों के साथ भेदभाव क्यों होता है? पिता ने समझाने की कोशिश तो की, लेकिन उनका जवाब लड़के के सवाल को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो बार बार उसी घटना के बारे में सोच रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या मैं अकेले कुछ बोल सकता हूँ? क्या मेरी आवाज की कोई कीमत है? तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर तू चुप रहा तो बदलाव कौन लाएगा? उसी दिन उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। वही एक सोच था जो आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन बनने वाला था। उस दिन एक बच्चे ने सिर्फ सवाल नहीं पूछा था, बल्कि पूरे समाज को चुनौती दी थी। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। उसी सहारनपुर जिले में एक और लड़का रहता था। जब यह दोनों एक साथ मिलते हैं तो पता चलता है कि इन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से मेल खाती है, और इसी आइडियोलॉजी ने एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। इनमें से एक लड़के को टाइम मैगजीन ने 2021 में दुनिया के टॉप 100 नेक्स्ट जनरेशन लीडर में शामिल किया। ये दोनों लड़के कोई आम नहीं थे। एक का नाम था विनय रतन और दूसरा था चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। नमस्कार दोस्तों, चंद्रशेखर का जन्म 3 दिसंबर 1986 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर गांव में एक दलित परिवार में हुआ है, जहां उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और मां कमलेश देवी गृहिणी थी। चंद्रशेखर के 2 भाई और 3 बहन हैं। बड़े भाई का नाम भरत सिंह और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है, जिनका पालन पोषण और खर्चा उनके पिता के कंधों पे था। चंद्रशेखर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव को करीब से देखा और महसूस किया था। उनके पिता एक सम्मानित नौकरी पद पर होने के बावजूद भी उन्हें अपने नौकरी के दौरान छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। चंद्रशेखर के पिता का पहली बार एक स्वर्ण जाति वाले गाँव में ट्रांसफर हुआ। जब स्कूल में पहुंचे तो लोग उनसे कहने लगे, मास्टर जी आपका गिलास कहाँ है? अपना गिलास नहीं लाए, यहाँ तो आपको अपना गिलास अलग रखना पड़ेगा। 2 सेकंड सोचकर देखो दोस्तों, आप कहीं पढ़ने या पढ़ाने जाते हो, आपकी जाति पूछकर आपसे कोई भेदभाव करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन जब वो घर लौटे तो उन्होंने पूरा वाक्य चंद्रशेखर को सुनाया और कहने लगे कि देश आजाद हो गया है, लेकिन अब भी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव होता है। इस बात ने चंद्रशेखर के मन में गहरी चोट की और उन्हें यह एहसास कराया कि एजुकेशन और पोस्ट भी जातिवादी मानसिकता को पूरी तरह से नहीं बदल सकते। यह बात लगभग 40 साल पहले की है, तो ये मत सोचो दोस्तों कि यह चीजें उस समय ही होती थी। नहीं, ये चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। 26 साल की रेजिडेंट डॉक्टर पायल तड़वी ने 22 मई 2019 को मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या कर ली थी और इसका कारण था जातिवादी टिप्पणियां और हरासमेंट। 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला 26 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। आरोप था कि उन्हें जातिगत भेदभाव और हॉस्टल से निकाले जाने से तंग आकर अपनी जान दी। 2022 में राजस्थान के जालौर जिले में 9 साल के इंद्र कुमार मेघवाल को एक जातिग्रस्त टीचर ने मटके से पानी पीने के कारण उसकी पिटाई कर दी थी। इस मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल इंद्र मेघवाल ने अहमदाबाद की एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। अभी पिछले साल 2025 में उत्तर प्रदेश के इटावा में कथा सुनाने आए मुकुटमणि यादव
और उनके साथी संत कुमार यादव की पिटाई की गई, उनकी चोटियां काट दी गई और उनके जबरन सिर मुड़वा दिए गए। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। यूपी के इटावा में दबंगों ने एक कथावाचक की चोटी काटी, सिर मुड़वाया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई और हारमोनियम तोड़ दिया। और भी सैकड़ों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जातिवाद एग्जिस्ट करता है और समय समय पर आपको एहसास कराता है। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा सहारनपुर के ठाकुर छज्जू सिंह कुंडीर AHP इंटर कॉलेज से हुई। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि पढ़ाई के दौरान उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। स्कूल में पानी पीने का एक अलग ही नल हुआ करता था और वहाँ दलित समुदाय के बच्चों को लाइन लगानी पड़ती थी और कभी कभी ऊंची जाति से आने वाले बच्चे उनकी पिटाई कर दिया करते थे। लेकिन जब प्रिंसिपल या टीचर से इसकी शिकायत करने जाते थे तो उल्टा हमें ही डांट लगते थे। हाई एजुकेशन के लिए वे लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, जहाँ से उन्होंने BA किया और बाद में देहरादून के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कानून LLB की पढ़ाई की। कॉलेज के समय वो ABVP में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने इसे जल्द ही छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भी किसी मुस्लिम या दलित समाज के बीच संघर्ष होता था तो ABVP मौजूद रहती थी, लेकिन जब हिंसा उच्च जाति द्वारा दलित समाज के खिलाफ की जाती थी तो वह गायब हो जाती थी। इसी बात ने उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और उनके विचारों के बारे में पढ़ने के लिए प्रेरित किया। साल 2013 में उनके पिता को कैंसर हो गया। चंद्रशेखर उन्हें एम्स में भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन ना ही उनके पास कोई सोर्स था और ना ही कोई पहुंच। बहुत भाग दौड़ करने के बाद भी उन्होंने अपने पिता को एम्स में भर्ती नहीं करा पाया और 11 जनवरी 2013 को देहरादून में चंद्रशेखर के हाथों में ही उनके पिता ने दम तोड़ दिया। इस घटना से चंद्रशेखर पूरी तरह से टूट जाते हैं। इलेक्शन 2014 में बीजेपी के जीत के बाद उच्च जातियों, विशेषकर उनके क्षेत्र में ठाकुर समाज का हौसला और बढ़ गया और वो दलित समाज के लोगों को सताने लगे थे। और इसी जातिगत अत्याचारों से लड़ने के लिए चंद्रशेखर ने भीम आर्मी की स्थापना की। भीम आर्मी की स्थापना 21 जुलाई 2015 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चंद्रशेखर ने की थी, लेकिन उनके साथ विनय रतन और सतीश कुमार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन तीनों ने मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का नींव रखा, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और दलितों, पिछड़ों और वंचित समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। शुरुआत में यह संगठन छोटे स्तर पर काम करता था, जहाँ गरीब और दलित बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई, लेकिन धीरे धीरे यह पहल एक बड़े सामाजिक आंदोलन में बदल गया और भीम आर्मी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। संगठन का मानना था कि शिक्षा और एकता के जरिए से ही समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए यह न सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करता है, बल्कि लोगों को शिक्षित और संगठित करने में विशेष ध्यान देता है, जिससे लोग अपने अधिकारों के लिए खुद खड़े हो सके। हालांकि भीम आर्मी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैल चुका है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हालांकि बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी भीम आर्मी मौजूद है, लेकिन यहाँ उतनी मजबूती नहीं है जितना ऊपर बताए गए राज्यों में है। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में चंद्रशेखर कहते हैं कि नेपाल में भी भीम आर्मी है। कि नेपाल में भी भीम आर्मी है। नेपाल में भी हाँ, नेपाल के लोग आए मेरे पास, क्या बात कर रहे हो? आप आओ हमारे यहाँ मूवमेंट को लीड करने के लिए, नेपाल आपके नेतृत्व में काम करेंगे। हमने कहा तो कंट्री वाइज अलग हो गया भाई। नेपाल के कई जो वहाँ छोटी छोटी पार्टियां, उनके लोग आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि आप आओ, आप लीड करो, हम आपकी सभा बुलाते हैं, क्योंकि हम एकजुट नहीं हो पा रहे। मुझसे कह रहे हैं। लेकिन जब आप उनके वेबसाइट पर जाकर अबाउट सेक्शन खोलेंगे तो यहाँ बड़ी साफ अक्षरों में लिखा है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना 23 अप्रैल 2015 को हुई थी। स्थापना के बाद से संगठन ने उत्तर प्रदेश में सैकड़ों कोचिंग सेंटर स्थापित किए हैं। इन सेंटरों का प्रबंधन भीम आर्मी और भीम आर्मी मुख्यालय से संचालित 3 कॉलेजों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भीम आर्मी और इससे संबंध में संस्थान वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी पहलू के माध्यम से सहायता प्रदान करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उद्यान करना है। भीम आर्मी परिवार को शादी संबंधी खर्चे के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किसानों का समर्थन करता है और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। अपने प्रयासों के माध्यम से संगठन का लक्ष्य बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ना और व्यापक सामाजिक सुधार लाना है। हम शिक्षा, भोजन और आशय की कमी से उभरी असमानताओं को दूर करके सभी के लिए इन बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करके एक समावेशी समाज की कल्पना करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भीम आर्मी सिर्फ दलितों के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, हाशिए पर पड़े समुदायों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की भी बात की गई है। 2018 के इस आर्टिकल को देखिए, जहां सहारनपुर में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कमल वालिया ने नेशनल हेराल्ड को बताया था कि यह स्कूल पहले केवल दलित समाज के बच्चों के लिए खुली थी, लेकिन दूसरे कास्ट के स्टूडेंटों का भी यहाँ स्वागत है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है और भीम आर्मी के स्वयंसेवक टीचरों की भूमिका निभाते हैं। वालिया आगे कहते हैं कि राज्य भर में 1000 से अधिक स्कूलें खोली जाएंगी, लेकिन आज के समय यह संगठन 350 से ज्यादा निःशुल्क स्कूल चलाता है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भीम आर्मी अपने हक, अधिकारों और देश में समानता लाने के लिए काम करती है, खासकर ST, SC और माइनॉरिटी के लिए।
14 अप्रैल को शिव कुमार ने सब्बीरपुर के पहले दलित प्रधान के रूप में अपनी जीत को यादगार बनाने के लिए गांव में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया। लेकिन ठाकुरों ने शिव कुमार की अंबेडकर प्रतिमा निर्माण को लेकर विरोध किया, जिससे दोनों समुदाय के बीच दरार और गहरी हुई। तमाम अनुरोधों और सलाह के प्रयासों के बावजूद दलित समुदाय को प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेने को कहा गया, लेकिन जिला प्रशासन ने सामाजिक दरार की आशंका जताते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इससे दलित समाज के लोग नाराज हो गए। इन्हें ये अपमान सहना पड़ा, जो उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर आया 5 मई 2017, जब सब्बीरपुर में हुई झड़प ने पूरे जिले में हिंसा भड़का दी। उस दिन महाराणा प्रताप की जयंती थी। महाराणा प्रताप के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सब्बीरपुर गांव के ठाकुरों ने अपनी शोभा यात्रा निकाली। अब आइए वहां के स्थानीय निवासी क्या कहते हैं, उनको एक एक करके जानते हैं। देवबंद के पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र सिंह राणा बताते हैं, शोभा यात्रा सिमलाना की ओर बढ़ रही थी। तभी शिव कुमार के नेतृत्व में सब्बीरपुर के दलितों ने तेज संगीत पर आपत्ति जताई। स्थानीय निवासी रामवती उस दिन को याद करते हुए कहती हैं, उनके हाथों में तलवारें और लाठियां थीं और वो लाउडस्पीकर पर नारे लगा रहे थे। वह संख्या में बहुत अधिक थे और जब वे हमारे इलाके में पहुंचे तो उनके शोर और भी बढ़ गया। हमारे जवानों ने उन्हें केवल शोर कम करने और शांतिपूर्वक आगे बढ़ने का अनुरोध किया, लेकिन बातों बातों में बहस और प्रतिवाद का सिलसिला शुरू हो गया। ग्राम प्रधान शिव कुमार मौके पर पहुंचे और उनसे इलाके में जुलूस निकालने की परमिशन दिखाने को कहा। स्थानीय राजपूत ओमपाल सिंह कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई इजाजत मांगने की? यह हमारा गांव है, हम सदियों से यहाँ रहते आए हैं। दलितों की तो बात ही छोड़िए, किसी ने भी हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दी है। एक स्थानीय निवासी राजवीर कहते हैं, अगर ठाकुरों ने बाबा साहेब की प्रतिमा के निर्माण पर आपत्ति न जताई होती तो कोई भी उनके जुलूस पर सवाल न उठाता। ठाकुर समाज का स्वाभिमान आहत हुआ और उन्होंने दलित समाज के कई घर ध्वस्त कर दिए, कई घरों में आग लगा दी, लोगों की पिटाई की गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घरों को लूटा गया, मवेशी चुरा लिए गए और इसी घटना के बीच 26 साल के एक राजपूत लड़के सुमित की मौत हो गई। पुलिस ने 300 से अधिक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए। 34 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिनमें से अधिकतर दलित हैं। उनका कहना था कि पुलिस ठाकुरों का साथ दे रही है और उनका स्थानीय संगठन भीम आर्मी पुलिस के निशाने पर है और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर फरार है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे कहते हैं, कुछ समय पहले उन्होंने धड़कौली में निजी जमीन पर एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, द ग्रेट चमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। उसी समय ठाकुरों ने इसका विरोध किया था। बाद में बोर्ड को काला रंग कर दिया गया और डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। सब्बीरपुर की घटना के विरोध में भीम आर्मी ने 9 मई 2017 को सहारनपुर के गांधी पार्क में एक बड़ी महापंचायत बुलाई। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया और अनुमति देने से मना कर दिया। इसके बावजूद हजारों दलित युवा सड़कों पर उतर आए। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने पर हिंसा भड़क गई। आरोप लगाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी और कई गाड़ियों को आग लगा दी। इस घटना के बाद यूपी पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन और भीम आर्मी के अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की और उनकी तलाश शुरू कर दी। करीब 1 महीने बाद 8 जून 2017 को चंद्रशेखर को हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय दंड संहिता IPC की अलग अलग 167 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 78 धाराएं गंभीर मामलों में दर्ज की गई हैं। 2 नवंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर के खिलाफ सभी मामलों में जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस हिंसा की घटनाओं में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के हथियार रखने के संबंध में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। लेकिन जमानत के कुछ ही घंटों के भीतर 3 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चंद्रशेखर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत फरवरी 2018 तक प्रशासनिक हिरासत में रख दिया। जेल से रिहा होने के बाद चंद्रशेखर ने चुनावी राजनीति में उतरने का फैसला किया, क्योंकि समय के साथ चंद्रशेखर को यह एहसास हुआ कि केवल सामाजिक आंदोलनों से बदलाव सीमित रह जाएगा, इसलिए पॉलिटिक पावर हासिल करना जरूरी है और इसी सोच के तहत उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। 15 मार्च 2020 को, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब जी की जयंती भी थी और इसी दिन उन्होंने आजाद समाज पार्टी की घोषणा की। इस पार्टी को बनाने का मुख्य उद्देश्य दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था। चंद्रशेखर का मानना था कि मौजूदा राजनीतिक पार्टियां इन वर्गों के मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा पा रही है। राजनीतिक रूप से यह पार्टी खुद को दलित वंचित के आवाज के रूप में पेश करता है। कत्ल करवा दो सरकार से, कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ, एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। यह शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और जातिगत भेदभाव खत्म करने जैसे मुद्दों पर जोर देता है। चंद्रशेखर ने इसे इसलिए बनाया था कि वंचित समाज को केवल सड़कों पर आंदोलन करने तक सीमित न रहना पड़े, बल्कि सत्ता में भागीदारी लेकर अपने अधिकारों के लिए ठोस निर्णय ले सके। साल 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ और इसी चुनाव में चंद्रशेखर ने एक ऐसी जीत दर्ज की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना संसदीय क्षेत्र में चुनावी माहौल अपने चरम पर था, लंबे समय से यह सीट कुछ दलों
के कब्जे में रही थी, लेकिन इस बार मैदान में एक ऐसा चेहरा था जो सड़कों के संघर्ष से निकलकर सीधे संसद तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था। चंद्रशेखर ने इस चुनाव को किसी बड़े गठबंधन के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर लड़ने का फैसला किया। उनके सामने बीजेपी के ओम कुमार और दूसरे पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान चंद्रशेखर ने गांव-गांव जाकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की। यह वही इलाका था जहां उन्होंने पहले सामाजिक आंदोलन के जरिए अपनी पहचान बनाई थी। चंद्रशेखर ने लगभग 5,12,552 वोट हासिल किया और अपने प्रतिद्वंदी को करीब 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। यह उनकी पहली लोकसभा जीत थी जो उन्हें सीधे संसद तक पहुंचा दिया। इस जीत के साथ ही वो अपने पार्टी के पहले सांसद बने और राष्ट्रीय राजनीति में एक नई पहचान स्थापित की। इस पार्टी की विचारधारा मुख्य रूप से सामाजिक न्याय, समानता और संविधान आधारित अधिकारों पर केंद्रित है। यह पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से काफी इंस्पायर है, जिनका उद्देश्य जाति व्यवस्था को खत्म कर सभी को समान अधिकार दिलाना था। इसके साथ ही पार्टी की सोच पर ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, कांसीराम और पेरियार जैसे बहुजन महापुरुषों का भी गहरा प्रभाव है, जिन्होंने शिक्षा, समानता और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया। 28 जून 2023 को चंद्रशेखर पर हमला होता है। यह हमला देवबंद के पास उस समय हुआ जब वो अपने कार से कहीं जा रहे थे। अचानक कुछ अनजान लोगों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए गोलीबारी कर दी। इस हमले में एक गोली उनके कमर के पास लगी, जिससे वह घायल हो गए, लेकिन उनकी जान बाल बाल बच गई। ये उस घटना के कुछ फोटो हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। घटना के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया। इस हमले की खबर फैलते ही पूरे राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मच गई। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों में गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिला। इस घटना के बाद चंद्रशेखर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। चंद्रशेखर की सबसे बड़ी ताकत उनका युवा होना और बेबाक बोलने का अंदाज। देश हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। वो केवल मंचों से भाषण नहीं देते हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। हाथरस कांड, 2020 का किसान आंदोलन, अगर किसानों की लड़ाई लड़ना गुनाह है तो मैं करूंगा। दलित प्रोटेस्ट, एजुकेशन राइट प्रोटेस्ट या फिर हाथ में संविधान लेकर प्रदर्शन करना हो, हर जगह नजर आते हैं। चंद्रशेखर की यह एक्शन ओरिएंटेड युवाओं को काफी प्रभावित करती है। दलित पॉलिटिक्स में जहां पहले केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परंपरा थी, वही चंद्रशेखर ने ईंट का जवाब पत्थर वाली जुझारू शैली को लोकप्रिय बनाया है। इनकी रैलियों में तो कई जगह लोग पेड़ों और होर्डिंग पर चढ़ जाते हैं। और आप लोग कहां चढ़े हो आज इतने ऊपर? अपना ख्याल रखना, कहां चढ़ गए इतने ऊपर? यहाँ तक कि संसद में भी सामाजिक भेदभाव को लेकर उनके बोलने के तेवर कम नहीं होते हैं। सभापति महोदया, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से शारीरिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने इनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय, जय भीम, जय भारत। कई जगह चंद्रशेखर को रोका जाता है, लेकिन कानूनी मर्यादा को दायरे में रखते हुए अपनी बात बड़े आराम से मनवा लेते हैं। सर, क्या दलितों को यहाँ भी अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। भाई सर, आप क्या करोगे? सबको 4 मिनट दिए दो, आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा? बोलेगा वो क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? No, all independent people are having only 4 minutes. You take सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। क्योंकि रोकने वालों को भी पता होता है कि उनके पीछे बहुत बड़ी आर्मी चलती है, जिनका कहना होता है कि झंडा और डंडा दोनों मजबूत होता है। भीम आर्मी का झंडा, डंडा और बंदा तीनों मजबूत है। दूसरे नेताओं की तुलना में चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया है। उनके फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स कैंपेन सीधे तौर पर उन युवाओं तक पहुंचते हैं जो देश में मेन स्ट्रीम मीडिया से निराश हैं। यह डिजिटल सपोर्ट अब रैली में भी भारी भीड़ के रूप में तब्दील हो रहा है। 2024 के इलेक्शन में उनकी जीत ने यह साबित कर दिया था कि उनका जन समर्थक केवल भीड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि वोट बैंक में भी बदल रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण आज के भारत में एक ऐसे उभरते हुए नेता के रूप में सामने आए हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को अपनी पहचान बनाया है। भीम आर्मी के जरिए उन्होंने SC, ST, OBC और वंचित वर्गों को जागरूक किया, बल्कि एजुकेशन और अधिकारों के प्रति एक नई चेतना जगाई। उनके संघर्षों और आंदोलनों ने उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में चुना है, जो सीधे जनता से जुड़कर उनके समस्याओं को उठाते हैं। जिस तरह से इनके सपोर्टर और युवा पीढ़ी इनकी तरफ तेजी से जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से आशंकाएं ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर यूपी के CM भी बन सकते हैं। उनकी राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि समाज में बदलाव लाने की दिशा में केंद्रित है। हालांकि उनके आक्रामक अंदाज और विरोध प्रदर्शनों के कारण वह कई बार विवादों में भी रहे हैं, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता पर खास असर नहीं पड़ा। युवाओं के बीच उनका मजबूत पकड़ और सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट रुख उन्हें भविष्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैंने जैन जी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।